वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन। आज हम ट्रेन योर ब्रेन में ज्ञान की बात से शुरुआत करेंगे। दो बातें हैं, दो खास बातें हैं जो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। फर्स्ट थिंग इज़ कि बहुत बार आपने देखा होगा हम किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं एंड डेफिनेटली इट्स ओनली वन हु इज़ अ विनर, और कुछ लोग हम लोग ऐसा भी हो सकता है कि हम उस चीज़ में नहीं जीते। तो कभी भी आप किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो तो आपको डिसहार्टन नहीं होना है। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपने जो पहले अपने लेवल में या इससे पहले किसी कॉम्पिटिशन में जो पार्टिसिपेशन किया था तो आपको अपने आप को उस लेवल से अपग्रेड करना है। ठीक है, तो डेफिनेटली विनर एक ही होता है और हर कोई विनर नहीं हो सकता, बट आपका जो कंपटीशन है आपको अपने आप को जज करना है कि क्या जो मेरा पहले लेवल था उससे मैंने अपने आप को अपग्रेड किया है या नहीं। सेकेंडली, मैंने नोटिस किया है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं या टॉपिक्स होते हैं जो हमें अच्छी तरह से क्लियर नहीं होते एंड यूजुअली हम उस पर पूरा टाइम अपना फोकस करते हैं। हम एटलीस्ट 1-2 आवर्स हम उस पर फोकस करते हैं। हम उन चैप्टर्स को लेके खोल के बैठे रहते हैं कि शायद हमें वो समझ में आ जाएंगे एंड डेफिनेटली हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उस सब्जेक्ट को या उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना। डू नॉट गिव मोर देन 15 मिनट्स टू दैट टॉपिक। इससे होगा क्या कि आप उसे 15 मिनट के अंदर समझने की कोशिश करोगे। जैसे ही आप उस चीज़ का टाइम रिड्यूस कर देते हो तो आपके दिमाग में भी ये चीज़ आ जाती है कि इस टॉपिक को मुझे सिर्फ 15 मिनट्स तक ही पढ़ना है एंड देन आप उसी अकॉर्डिंगली, उसी के हिसाब से आप अपनी तैयारी करते हो। तो जैसे ही टाइम रिड्यूस हो जाता है आपका जो अटेंशन है उस चीज़ की तरफ और बढ़ जाता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द डिफरेंट डिसीजन। तो चलो बच्चों, आगे बात करते हैं डिफरेंट डिसीजन के। जो हमने फैक्टर्स पहले करे थे उन्हीं को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। एक फाइनेंशियल मैनेजर को 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। जिसमें ऐसे कि डिविडेंड डिसीजन क्या होता है कि जो आपके टोटल प्रॉफिट्स हैं उसमें से कितना पोर्शन आप रिटेन करोगे बिजनेस में और कितना एज डिविडेंड आप अपने शेयर होल्डर्स को दोगे। ठीक है, तो अब आप देखो मैंने इसमें जो पॉइंट्स हैं सारे, इसको एकदम जो उसके मेन पॉइंट्स हैं उन्हीं को लिखा है। उसका जो डिटेल है वो आपको जो भी आप बुक से रेफर कर रहे हो उसे मिल जाएगा। बट अगर आपने ये कोर बातें इसमें लिख दी या इन्हीं कोर बातों पे आपके जो क्वेश्चंस हैं वो फ्रेम होंगे, तो आप इनको याद रखना। इस वीडियो को जरूर एग्जाम से पहले भी 1-2 बार देख लीजिएगा सो दैट यू आर वेरी श्योर आपका, अगर आपने इन चीज़ों को अच्छी तरह से कर लिया तो आपके एग्जाम्स में कुछ गलत नहीं हो सकता विद रिस्पेक्ट टू द कंसर्न टॉपिक्स। तो कैश फ्लो पोजीशन, ये जो फैक्टर है ये बोलता है कि अगर किसी फर्म के पास अच्छा कैश अवेलेबल है तो वो डिविडेंड दे सकते हैं, वो एक अच्छा डिविडेंड भी दे सकते हैं। नॉर्मल सी बात है कि अगर आपके पास कैश अवेलेबल है और उस कैश का आप अभी कोई यूसेज नहीं कर रहे हो, सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप उसे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दो, क्योंकि जब आप डिविडेंड देते हो तो आपकी जो गुडविल है इन द मार्केट भी इंक्रीज होती है। बहुत सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल है, शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। शेयर होल्डर कौन होता है? कंपनी का ओनर होता है और इसको आपको ड्यू अटेंशन देना है। ड्यू अटेंशन मतलब आपको इसकी बात को भी समझना है, सुनना पड़ेगा कि वो कितना डिविडेंड मांग रहा है। अगर आपने कुछ भी डिविडेंड दे दिया और आपने उसकी बात को नहीं सुना तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो आपकी कंपनी को छोड़ के किसी और कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लेगा। तो आपको ये देखना है सर्टेन अमाउंट ऑफ डिविडेंड जरूर दे दो। फिर क्या होता है, कुछ ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके लिए जो डिविडेंड होती है वो उनकी एक रेगुलर इनकम होती है। उनको जो पैसा मिल रहा है वो इसी के सोर्स से पैसे को अर्न कर रहे हैं। सो अगेन यू हैव टू सी कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं वो ऐसा नहीं हो वो बाहर रह जाएं, वो रह जाएं, उनको पैसा ही नहीं मिले। तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम आपको जरूर उनको अर्न करवानी है। अब ये वाला जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे BQ लिख देती हूँ जिससे आपको याद भी रहेगा। तो अब देखो मैंने इसे थोड़ा सा ऐसा क्रिएटिव बना दिया जिससे आपको ये याद रहेगा। आप यही पिक्चर याद रखना। टैक्सेशन पॉलिसी का मतलब क्या है, जब हम शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं तो उतना ही उसी अमाउंट पे एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ टैक्स हमें पे करना होता है और इस टैक्स को हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो जो कंपनीज होती हैं दे हैव टू पे डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स एज वेल एज दे ऑल्सो हैव टू पे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स टू द गवर्नमेंट। तो आप एक तरह से देखो, जो कंपनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसका डबल पेमेंट हो रहा है, शेयर होल्डर को भी पे कर रहे हैं और कंपनी जो है वो गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रही है। तो इसको ये देखना होगा कि वो कितना प्रोपोर्शन ऑफ डिविडेंड दे सकते हैं, क्योंकि दोनों ही है, जहां आपने पेमेंट किया वहां पे आपको दूसरी जगह भी पेमेंट करना होगा। और आप देखो मैंने यहाँ पे शेयर होल्डर के फॉर्म में एक हंसता हुआ सा चेहरा बनाया विच इज सेइंग कि जो डिविडेंड है वो टैक्स फ्री है आपके शेयर होल्डर के लिए, विच मीन्स कि जो शेयर होल्डर है उसको जो भी इनकम हो रही है डिविडेंड के फॉर्म में उसको उस पर टैक्स नहीं पे करना। ओके, सो उसके लिए ये इनकम जो है वो फ्री है। फिर आता है नंबर 9, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। अब क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज आपने देखी होंगी, बहुत सारी कंपनीज हैं, नई कंपनीज नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे, पर जो बड़ी कंपनीज हैं, रेप्यूटेड कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, वो अपने पास ज़्यादा रिटेन नहीं करती। वो ज़्यादा प्रोपोर्शन, जब मैंने शुरू में बात करी थी कि जो प्रॉफिट है सर्टन पोर्शन आप डिविडेंड के तौर पर, सर्टन पोर्शन आप रिटेन करते हो, उसी में यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कैपिटल मार्केट में जिनका अच्छा एक्सेस है, मतलब उन्हें पता है कि अगर वो कभी भी उनको रिक्वायरमेंट होगी वो आराम से स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर होकर मनी को रेज कर लेंगी, तो वो अपने पास ज़्यादा रिटेन नहीं करती एंड दे गिव मोर बाय वे ऑफ डिविडेंड एंड देयरफॉर यू कैन सी उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं।
फिर आप देखो हम बात करते हैं लीगल कंस्ट्रेंट्स की। इसका ये मतलब है कि लीगली अगर कंपनीज एक्ट ने कोई प्रोविजंस करे हैं या मान लो आपसे बोला गया है कि पहले आप डेप्रिसिएशन को पे ऑफ करोगे, अगर आपके कोई पुराने डेप्रिसिएशन रह गए हैं या कोई पुराने आपके डिफरेंस रह गए हैं तो आपको उसको बात को मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट आपके जो प्रॉफिट्स हुए हैं उसमें से आपके जो पास्ट लॉसेज हैं या जो पेमेंट्स हैं वो आपको पहले क्लियर करने होंगे। तो अगर कोई कंस्ट्रेंट लगाया गया है वो आपको डेफिनेटली फुलफिल करना है। कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट का मतलब है कि अगर आपने कोई कॉन्स्ट्रेंट्स लगा दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट में, मान लीजिए कंपनी ने किसी से लोन लिया है और वो जो लेंडर है उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि आपको जब भी प्रॉफिट्स होंगे पहले आप हमारा जो पेमेंट है वो करोगे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट है वो करोगे और उसके बाद अगर आपके पास पैसा बचता है तो अकॉर्डिंगली आप अपने फर्दर पेमेंट्स कर सकते हो। तो मान लो कि अगर मैंने 100 रुपये अर्न करे, जनरल एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 100 रुपये मैंने अर्न करे और अभी तक ये 100 में से मैं क्या करती थी 50 रुपये जो थी रिटेन कर रही थी और 50 जो थी आज डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दे रही थी। अब क्या हुआ, ये 100 में से मुझे पहले ही कम से कम मान लीजिए 20 रुपीज़ उस लेंडर को देने पड़ रहे हैं। तो अब मेरे पास सिर्फ 40 या मान लीजिए 80 जो है 80 बचा है, इसका ही मैं डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती हूँ। तो मेरा जो अमाउंट आया था प्रॉफिट का उसमें पहले ही लेंडर ने क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो पैसा था वो मेरा डिडक्ट हो चुका है। तो अब मुझे इस 80 रुपीज़ में से ही डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा डिविडेंड का। तो आपका जो डिविडेंड है वो आपके शेयर होल्डर को हो सकता है कम मिले। तो जो लास्ट पॉइंट है वो देख लेते हैं, स्टॉक मार्केट रिएक्शन। दिस स्टेट्स दैट कि अगर कोई कंपनी या ज़्यादातर कंपनीज डिविडेंड ज़्यादा देती हैं तो इट गिव्स अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो भी राइज करेगा और ज़्यादातर कंपनीज डिविडेंड कम देती हैं तो जो स्टॉक मार्केट है वो भी उस पर जो इम्पैक्ट है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हमने आज बात करें। आपको इनमें से किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपना क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हो ट्रेन योर ब्रेन में, कॉमेंट बॉक्स में आप रख सकते हो उसको। एंड इससे होगा क्या, और लोग जो हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो भी उस पर अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर पाएंगे। एंड बाय चांस किसी और का क्वेश्चन, आपका भी क्वेश्चन है तो आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। टेक केयर, बाय बाय।